हेलो नमस्कार। मैं आनंद आचार्य, हमारे साथ कौशल कुमार सिंह, हमारे पॉलिटी एक्सपर्ट और इतिहास के भी शिक्षक हैं। और आज हम इस बात की चर्चा करेंगे कि 66 बीपीएससी जो मुख्य परीक्षा होने वाली है, जो संभावित है अप्रैल के आसपास जो संभावित है, उसी को गेस क्वेश्चन को लेकर के उसके आंसर राइटिंग फॉर्मेट को लेकर के हम लोग इस बात की चर्चा करने जा रहे हैं। पिछले कड़ी से हमने इतिहास की चर्चा किया था, साइंस टेक की चर्चा हो चुकी है, पॉलिटी की चर्चा बाकी है। तो आज जो सेकंड खंड का जो सवाल है पूछे गए हैं, खास करके ये जीएस सेकंड पेपर में जो फर्स्ट जो खंड है, सेक्शन जो है, उसी के क्रम में हम आज चर्चा करेंगे। तो कौशल कुमार जी से हम पूछना चाहेंगे कि कौशल जी, इस बार आपने गेस क्वेश्चन कितना दिया है? संख्या पहले एक दो सवाल हम पहले पूछ लें। नमस्कार, मैं कौशल कुमार मिशन 50 संस्थान में मैं पॉलिटी पढ़ाता हूं और आज मैं सर के साथ आप लोग के सामने उपस्थित हूं। जैसा सर ने भी बताया कि आज हम उस खंड की चर्चा करेंगे, सामान्य अध्ययन के पहले खंड की चर्चा करेंगे जिसमें राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों का प्रकृति कैसी हो सकती है, उत्तर कैसे लिखे जाएं, उत्तर का क्रम क्या हो, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और मैंने अभी करीब 12 प्रश्न, संभावित प्रश्न तैयार किए हैं जिसकी आने की संभावना है और मैं उसमें से कुछ प्रश्नों के उत्तर के प्रारूप के संबंध में आपसे मैं बातचीत नहीं कौशल, जिसमें सबसे पहले एक चीज़ खास करके जो दर्शक है जो देख रहे हैं, हम चाहेंगे कि प्रश्नों का जो आप नेचर लिए, तो हम तो देखें कि विगत कुछ वर्षों में प्रश्न एक खास करके लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के आ रहा सवाल, एक जो करंट जो सुप्रीम कोर्ट का जो मामला बन रहा है, चाहे जो नए घटनाओं पर आधारित सवाल पूछे जा रहे हैं। तीसरे सवाल है जो पॉलिटिक स्पेशल जो खास करके प्रस्तावना को लेकर के नीति निर्देशक तत्व मूलाधिकार को लेकर सवाल है। चौथे प्रकार के सवाल कहीं ना कहीं मिक्सिंग है, खास करके ये जो धर्म की भूमिका, मतलब बिहार की राजनीति, धर्म की भूमिका, जाति की भूमिका, ये सब चीज़ों को ले। तो कैटेगराइज आप कैसे किए 12 सवालों को, जो कैटेगराइज जो आपने किया है, कैसे आपने? मैंने प्रश्न, संभावित प्रश्न तैयार करते समय मैंने इसे एक एक खंड सैद्धांतिक, जो मुख्यतः हमारे संविधान से होता है, दूसरा खंड है व्यवहारिक, यानी उससे संबंधित प्रश्न, उस पर आधारित प्रश्न और जिसका व्यवहारिक पक्ष अधिक प्रासंगिक होता है, वैसे प्रश्न हमने तैयार किए हैं। और तीसरा खंड वो है जो वर्तमान में सरकार द्वारा या फिर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो विभिन्न फैसले हुए हैं या सरकार द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं, उसमें जो हमारे ढांचे में जो परिवर्तन आया है उससे संबंधित प्रश्न। और चौथा खंड है ये कि वर्तमान में किस प्रकार की प्रवृत्तियां हमारे देश में उभर रही हैं, उन उभरते हुए प्रवृत्तियों से संबंधित प्रश्न हैं। तो एक सैद्धांतिक पक्ष है, दूसरा व्यवहारिक पक्ष है, तीसरा वो चुनौतियां हैं जो हमारे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के सामने हैं, और चौथा खंड वो है जो इससे, इन सबसे संबंधित है और उससे जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन प्रश्नों को मैंने तैयार किया है। जैसे देखिए, कुछ सवाल जो आप में मेरे पास है, खासकर आप लोगों को पीडीएफ के रूप में भी हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं, जो टेस्ट सीरीज का भी एक आधार बनता है। तो कॉपी चेक तो चूँकि यही करते हैं, कौशल सर ही करते हैं पॉलिटी सेक्शन का। तो कुछ सवाल जो कैसे लिखे जा सकते हैं, कौन कौन सा कंटेंट हो सकता है, तो उस पर हम कौशल सर से चाहेंगे कि अपेक्षा करेंगे कि भाई सवाल बाय सवाल कुछ एग्जाम्पल दे सके। जैसे सबसे पहला सवाल, भारतीय संविधान राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए केंद्रीकरण की प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है, यानी केंद्रीकरण ज़्यादा है, और उस उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो इस सवाल जो अगर आए तो उसको कैसे लिख सकते हैं? देखिए, ये प्रश्न सैद्धांतिक भी है और व्यवहारिक भी है, क्योंकि हमारे ये संविधान से पूछा गया है और संविधान की प्रकृति से पूछा गया है, और वर्तमान में कई परिवर्तन भी आए, यानी किस प्रकार केंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ रही है। तो हमारा जो संविधान का स्वरूप है वो केंद्रीकृत है। नहीं, उसमें तो देखिए दोनों पक्ष आते हैं, हमने तो देखा है केंद्र का भी पक्ष आता है और इसके बाद केंद्र के खिलाफ भी आता है, लेकिन इसीलिए अर्ध संघीय शब्द को ज़्यादा प्रयोग किया गया।
अर्धसंघीय शब्द प्रयोग किया गया है। आपने सर आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अर्धसंघीय शब्द प्रयोग किया गया है, लेकिन अर्धसंघीय ये प्रारूप हमें, जो बाह्य ढांचा है वो हमें अर्धसंघीय जरूर दिखता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में हमारा संविधान एकात्मक हो जाता है। विशेष परिस्थितियों में सारी शक्तियां केंद्र में निहित हो जाती हैं। अभी अगर उदाहरण के तौर पर अगर हम ले तो 2020 में जो जिस प्रकार की महामारी आई, और उस महामारी के दौरान महामारी एक्ट 1897 और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 जो भारत में लाया गया, इसकी वजह से सारी शक्तियां केंद्र के पास चली आई और राज्यों को केंद्र के निर्देशों के अनुसार कार्य करना पड़ा। तो इन परिस्थितियों में हमारा जो संविधान है वो केंद्रीकृत हो जाता है और सारी शक्तियां केंद्र में निहित हो जाती हैं। इसके अलावा मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि ये प्रकृति कोई आज नहीं बनी है, ये संविधान के प्रारंभ से ही है। नहीं, इसमें एक चीज हम दर्शकों को बताना चाहेंगे, 1928 का जो नेहरू रिपोर्ट था वही जो केंद्र एक मजबूत और राज्य को केवल विकास करने का एक अवसर दिया गया, लेकिन राष्ट्रीय एकता को स्थापित करने की जिम्मेदारी जो केंद्र की थी, खासकर सुरक्षा को लेकर के, एकीकरण को लेकर के, ये चीज़ें थी। लेकिन इसमें थोड़ी सी जो प्रवृत्ति और जो नया एग्जाम्पल आया तो उसमें और ज़्यादा बढ़ी है, यानी वही कहना है कि विशेष परिस्थितियों में ये सेंट्रलाइजेशन और स्ट्रांग हो जाता है, इसकी जो टेंडेंसी है और स्ट्रांग हो जाती है। और आपने सही कहा कि जब देश स्वतंत्र हुआ और हमने, क्योंकि उसमें कई अलगाववादी प्रवृत्तियां थीं, उन अलगाववादी प्रवृत्तियों को शिथिल करने के लिए, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक मजबूत केंद्र की आवश्यकता थी, क्योंकि रीजनलिज्म अर्थात क्षेत्रवाद हमारी विशेषता है, इसे हम खत्म भी नहीं कर सकते हैं। क्षेत्रवाद रहेगा, क्षेत्रीय पहचान रहेगी और ये खत्म होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी विविधता है, हमारी डाइवर्सिटी है। लेकिन इन क्षेत्रीय विभिन्नताओं के साथ साथ देश की एकता और अखंडता भी जरूरी है, ताकि देश एक राष्ट्र के रूप में विकसित हो सके। इसलिए केंद्र को मजबूत बनाया गया और अपेक्षाकृत राज्यों को कमजोर बनाया गया। चलिए, ये सवाल तो एक सामान्य रूपरेखा पर है, हम लोग निर्देशों पर नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग आगे आएंगे, इसके आगे भी चर्चा होगी टॉपिक वाइज टॉपिक करके। चूंकि ये जनरल आउटलाइन की चर्चा हो रही है, इसलिए मुख्य बातों पर हम लोग फोकस करें। देखिए, ऐसे एक और सवाल आपने दिया था जो इस बार का गेस भी है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है। भारत में चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख करते हुए चुनाव सुधार की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की विश्लेषण कीजिए। तो ये जो टॉपिक है, जो खास चुनाव को लेकर, उसके बाद इसका मेंस जो होने जा रहा है, तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है। तो ऐसे सवाल अगर आते हैं तो इसमें कौन कौन सा कंटेंट हो सकता है? बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और आज की परिस्थितियों से जुड़ा हुआ है। इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठते हैं, सरकार पे भी सवाल उठते हैं, इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पे भी सवाल उठता है, और लोकतंत्र की आत्मा चुनाव होती है, क्योंकि सरकार चुनाव के जरिए ही चुनी जाती है। हम प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, जिनके द्वारा भारत में शासन संचालित होता है। तो स्वाभाविक है कि इसकी आत्मा है चुनाव। चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए, चुनाव स्वतंत्र होना चाहिए, चुनाव मतदान किसी बाहरी दबाव या आंतरिक दबाव में नहीं होना चाहिए। तो लेकिन आज चुनाव में कई ऐसे तत्व हमें दिखाई पड़ते हैं जो लंबे समय से चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करते रहे हैं, चाहे मसल्स पावर हो, चाहे मनी पावर हो, चाहे भाई भतीजावाद हो, चाहे क्षेत्रवाद हो, चाहे धर्म हो, चाहे जाति हो। इन सभी पहलुओं का हमारे चुनाव पर प्रभाव पड़ता है और मतदान व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। तो हमें इन और इसके अतिरिक्त लंबे समय से विभिन्न कमेटियों द्वारा, सरकार द्वारा, समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो कई ऐसे निर्देश, गाइडलाइन जारी किए गए हैं जो जिससे चुनाव में सुधार की प्रक्रिया शुरू हुई और निरंतर चल रही है और आगे भी हमें सुधार की आवश्यकता है। तो इन तथ्यों को हम अपने उत्तर में शामिल करें तो हमारा उत्तर अधिक प्रभावी होगा। खास बिहार चुनाव को भी लेकर के एग्जाम्पल अगर दे तो उस चीज़ों को भी हम लोग इसमें ऐड बिल्कुल, बिहार और राष्ट्र के संदर्भ में, बिहार के संदर्भ में और राष्ट्र के संबंध में दोनों ही संदर्भों में अलग अलग राज्यों में जो चुनाव होते हैं उसकी प्रकृति अलग होती है और उसमें वो प्रभावी तत्व भी अलग अलग होते हैं।
बिहार का चुनाव हो, महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे अन्य कई प्रदेशों में जो चुनाव होते हैं, तो वहाँ के स्थानीय तत्वों का भी प्रभाव चुनाव में होता है। अभी एक बड़ा अच्छा सवाल आपने दिया, जो जनरली सवाल पूछे जा सकते हैं, वो डायरेक्ट हो सकता है या उसमें शामिल किए जा सकते हैं कि हाल के वर्षों में देश के विभिन्न भागों में हुए जन आंदोलनों ने, खासे किसान आंदोलन को दे सकते हैं, छात्र आंदोलन को दे सकते हैं, दलित आंदोलन को दे सकते हैं। तो हाल के सवाल है कि हाल के वर्षों में देश के विभिन्न भागों में हुए जन आंदोलनों ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को और मजबूत किया या कमजोर किया, दोनों विचार है। मजबूत को भी कर सकते हैं, कमजोर को। ये अपना अपना मत को स्पष्ट करें। बिल्कुल। अगर हाल के वर्षों में जन आंदोलन हुए, जाट आंदोलन, पटेल आंदोलन, किसान आंदोलन, यहाँ CAA के खिलाफ भी देश भर में एक समुदाय द्वारा आंदोलन किया गया। तो ये आंदोलन स्वाभाविक है कि सरकार के ऊपर एक प्रभाव, और इसके साथ साथ देश के लोगों के ऊपर भी एक प्रभाव डालता है। अभी सवाल है कि इससे हमारा लोकतंत्र मजबूत हो रहा है या लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। अगर ये आंदोलन देश के किसी छोटे से हिस्से में हो रहे हैं, अगर ये आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर ये व्यापक ना हो जाए, राष्ट्रीय स्तर पर ये आंदोलन ना शुरू हो जाए, इसलिए जैसे ही आंदोलन की शुरुआत होती है, वैसे ही सरकार उनकी मांगों पर गौर करती है और उनकी मांगों को, जो जायज मांगे हैं, उन्हें पूरा करने का प्रयास करती है। तो इस तरह के छोटे आंदोलन से अगर सरकार उनकी मांगों को पूरा करती है, तो ये छोटे आंदोलन बड़े आंदोलन में और व्यापक आंदोलन में तब्दील ना हो जाए। ऐसी स्थिति में हमारा लोकतंत्र मजबूत होता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को अपनी मांग रखने का अधिकार है, प्रदर्शन करने का अधिकार है। तो ये छोटी छोटी मांगे राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक मांग के रूप में सामने ना आए, इससे पहले ही सरकार उनकी समस्याओं का समाधान करती है, तो इससे लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। लेकिन अगर ये आंदोलन नेतृत्वहीनता के कारण, अगर ये आंदोलन अपने रास्ते से भटक जाता है, इस आंदोलन में हिंसा में शामिल हो जाती है, बड़े पैमाने पर हिंसा होती है, हत्याएं होती है, सरकार को बलपूर्वक इन आंदोलनों को जब दमन करना पड़ता है, तब ये हमारे लोकतंत्र के लिए घातक होता है, क्योंकि फिर ये पूरा समाज कई हिस्सों में बंटता हुआ दिखाई पड़ता है। तो वैसी स्थिति में ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए घातक होता है। चलिए, एक और सवाल है, तो सवाल 12 जो इस बार का गेस्ट क्वेश्चन भी है, और इस टॉपिक को अब देखेंगे। क्वेश्चंस हम लोग टेल क्वेश्चंस को देने का ज़्यादा प्रयास करें, क्योंकि बीपीएससी इसमें से ज़्यादा सवाल हो रहा है। तो खैर, डिस्कशन क्लास का भी है, डिस्कशन हम लोग टेस्ट सीरीज के माध्यम से भी करा रहे हैं, लेकिन हम लोग एक समान बातें जो आप लोग को हम प्रस्तुत करने का प्रयास करें कि भाई देखें कि हम लोग जो संस्थान के तरफ से जो प्रस्तुत करें, छात्रों के हित में जो दुरुस्त छात्र हैं, कि हम लोग सवाल कैसे कैसे उठा रहे हैं, मुद्दे कौन कौन सा डिस्कशन के हो सकते हैं, उन चीज़ों को आप तैयारी कर सकते हैं। देखिए, लास्ट क्वेश्चन पर एक चर्चा करेंगे, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण और प्रभावी है कि प्रभावी विपक्ष की आवश्यकता के संबंध में ध्यान देंगे। प्रभावी विपक्ष की आवश्यकता के संबंध में सब कुछ कहे जाने के उपरांत भी, यानी सब कुछ कहा गया कि होना चाहिए, भारत में विपक्ष को विकसित करना संभव नहीं हो सका। इस राजनीतिक लक्ष्य को प्राप्त करने में उपस्थित प्रमुख अवरोधों का उल्लेख करें। सवाल सिंपल सा है कि विपक्ष को होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए, सब कुछ कहा गया, लेकिन भारत में अब तक देखा जाए 47 से लेकर लगभग 73 साल हो चुके हैं। अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था 1952 से लेंगे तो लगभग आपका 68 वर्ष हो चुका, लेकिन अब तक ये संभव नहीं हो सका है। लेकिन अब सवाल है कि इसके लिए कौन कौन से अवरोध, हाँ, इसके लिए कौन कौन सा अवरोध है। क्या भारतीय जनमानस को ही माना जाना चाहिए? इसमें कई पहलू हैं सर, इस प्रश्न का उत्तर, और ये प्रश्न बहुत प्रासंगिक है। और आज तो हमेशा एक पक्ष या विपक्ष की चर्चा होती है। आज हर एक हमारे देश में एक मजबूत विपक्ष की कामना कर रहा है कि एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए। विपक्ष सरकार की निरंकुशता को पर अंकुश लगाता है। विपक्ष सरकार के एक विकल्प के रूप में होता है। विपक्ष जन आधारित मुद्दों पर केंद्रित होता है, लेकिन अगर वो विकल्प के रूप में स्वयं को प्रस्तुत न कर पाए, जनता से संबंधित मुद्दों को वो सरकार के सामने न उठा पाए, सरकार की निरंकुशता पर अंकुश न लगा पाए, तो विपक्ष की जो भूमिका होती है वो संदिग्ध हो जाती है।
इसलिए हम ये महसूस लोकतंत्र में, विशेषकर लोकतंत्र में ये महसूस किया जाता है, या इसकी आवश्यकता भी होती है कि एक मजबूत और रचनात्मक विपक्ष की आवश्यकता होती है और होनी चाहिए, तभी ये लोकतंत्र सफल हो सकता है। सरकार की निरंकुशता को अंकुश लगाना, सरकार की कमियों को देश के सामने रखना, देश की जनता के सामने रखना, तभी स्वयं को एक विकल्प के रूप में, अगर ये सरकार नहीं होगी तो फिर इसका विकल्प क्या होगा। ऐसी अगर स्वयं को अगर विपक्ष अगर प्रस्तुत करता है तो फिर एक मजबूत लोकतंत्र की स्थापना होगी और सरकार भी वैसे कार्य कभी नहीं कर पाएगी या ना ही करने की कोशिश करेगी जिससे जो जनहित में ना हो। इसलिए ये एक प्रभावी विपक्ष की जरूरत है। और लेकिन हमारे देश में विपक्ष की भूमिका सिर्फ विरोध के स्तर तक सीमित रह गई है। रचनात्मक और विकल्प प्रस्तुत करने में अभी तक विपक्ष असफल रहा है और यही कारण है कि जैसा कि आपने कहा भी कि 1950 से लेकर अब तक एक प्रभावी विपक्ष हमारे देश में उभर कर नहीं आ पाया है। जैसे देखिए, यहाँ हम लोग एक चीज करेंगे, अगर इस क्वेश्चंस को अगर 3 डायमेंशन से लेके, जनता के स्तर से, विपक्ष के स्तर से, सरकार के स्तर से, तो बिल्कुल काफी उत्तर में व्यापकता आ सकती है। जनता के स्तर पर देखेंगे कि हमारे समाज में भावनात्मक मुद्दे ज्यादा हैं, तो भावना अगर है तो या तो पक्ष में ही हो रहा है या विपक्ष में ही इसमें। और जब चुनी गई सरकारें जब चुनी जाती है तो कहीं ना कहीं जनता का मैक्सिमम पक्ष उनकी ओर जाता है, बिल्कुल उनके विपक्ष की बात तो सुनना नहीं चाहते हैं। दूसरी बात, विपक्ष के स्तर पर मैंने देखा, नोटिस किया कि विपक्ष केवल सरकार को बदनाम करने के लिए किया काम। केवल सरकार को बदनाम करना भी एक नकारात्मक चीज है जब तक उसे विकल्प नहीं दिया जाए। इसलिए मैंने कहा कि विपक्ष को हमेशा एक विकल्प के रूप में स्वयं को प्रस्तुत करना चाहिए। हाँ, कि यहाँ पर अगर वो रहते, लॉकडाउन के ही मामला है, तो फिर वो क्या करते, उनकी प्राथमिकता क्या होती, उनकी योजना क्या होती, उस योजना पर कैसे आगे बढ़ते। हाँ। ये प्रस्तुत अगर हम देश के लोगों के सामने करेंगे तो हमेशा एक विकल्प होगा। और देश की जनता हमेशा एक विकल्प, जब चुनाव भी होते हैं 5 साल के बाद जब चुनाव भी होते हैं तो देश विकल्प ढूंढती है कि जो वर्तमान सरकार है इसका विकल्प है या नहीं। सरकार के स्तर पर भी कुछ तो कोशिशें हुई है, लेकिन हमने तो देखा कि सरकार विपक्ष जैसे वर्तमान स्तर पर उनकी पुरानी अतीत की गलतियों पर ले आते हैं, यानी मुद्दे को कहीं न कहीं भटकाने की कोशिश हुई, इससे विपक्ष गौन हो रहा है। या फिर सुप्रीम कोर्ट, हमारे सिविल सोसाइटी के लोग कई मुद्दे पर, जैसे आप सीबीआई की नियुक्ति का मामला, सीवीसी की नियुक्ति का मामला, विपक्ष की भूमिका को स्वीकार किया है। सर, मैं कलाम साहब को मैं जिक्र करना चाहूँगा। जब कलाम साहब अपने अंतिम स्पीच के लिए जा रहे थे तो उनकी मौत हुई थी, तो उन्होंने रास्ते में अपने एक मित्र से उन्होंने कहा था कि मैं छात्रों से पूछूंगा कि संसद क्यों नहीं चल रहा है। ये लोकतंत्र, हाँ, उस समय उन्होंने कहा था कि मैं छात्रों से पूछूंगा कि संसद क्यों नहीं चल रहा है और संसद को चलाने के लिए क्या करना चाहिए। अगर आपके पास कोई सुझाव है तो मुझे दीजिए। लेकिन दुर्भाग्यवश ये प्रश्न आज भी, इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाया और ना ही वो छात्र से पूछ सके। सर, मैं ये आपसे ये कहना चाहता हूं कि आज संसद में विपक्ष के पास प्रश्न भी नहीं होता है और सरकार तो चाहती भी नहीं है कि प्रश्न पूछे जाएं, क्योंकि अगर प्रश्न होंगे तो उनके उत्तर देने होंगे। और संसदीय व्यवस्था के अंदर ये सबसे खूबसूरत व्यवस्था ये है कि सरकार को अपने हर कार्य का औचित्य सिद्ध करना पड़ता है और हर सेशन में प्रश्नों का जवाब देना पड़ता है। लेकिन विपक्ष के पास प्रश्न नहीं होते हैं और सरकार तो चाहती है कि उनके कोई प्रश्न ना हो, तो इनके पास प्रश्न नहीं है, उनके पास उत्तर नहीं है। लेकिन इसका नुकसान देश की जनता को। खैर चलिए, आज तो समय का अभाव है, हम लोग थोड़ा लंबे समय चलिए, हम चाहेंगे इसी का नेक्स्ट पार्ट दूसरे वीडियो के रूप में हम लोग पुनः प्रस्तुत मैं अगले वीडियो में फिर कुछ और प्रश्नों की चर्चा हम लोग करेंगे कि उसमें उत्तर क्या होना चाहिए। और अभी जो चर्चा हुई इससे आपको ये बात समझ में आई होगी कि उत्तर में हमें क्या लिखना चाहिए, कंटेंट क्या होना चाहिए, मूल भाव क्या था, हमने इस बात की चर्चा किया। जी सर। खैर चलिए, जाते जाते एक चीज को कहना चाहेंगे, हमारा संस्थान लगातार एक दूरस्थ छात्रों के लिए, गरीब छात्रों के लिए एक प्रयास करता रहा है कि अगर आप घर पर ही हैं, ऑनलाइन एक अवसर के रूप में उपलब्ध हुआ है, तो आप हमारे वीडियो को देख करके समझने का प्रयास करें कि क्वेश्चंस का नेचर क्या आता है, क्वेश्चन को समझना किस रूप में और क्वेश्चन का आंसर किस रूप में लिखा जा सकता। जैसे हमने लगातार 3 वर्षों से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हमारे संस्थान के शिक्षकगण प्रयास कर रहे हैं, पीटी परीक्षा में भी आपने देखा होगा। खैर चलिए, हम नेक्स्ट वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।